हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग ने सेक्शन 183 तक कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 184 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एफआईआर फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा है और स्टेटमेंट और कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। सेक्शन 184 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप को। तो यहाँ पर जो विक्टिम है रेप की, जिसके अगेंस्ट रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर अटेम्प्ट हुआ है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा। कोई भी विमेन जो कि विक्टिम है रेप की, उसका एग्ज़ामिनेशन उसकी कंसेंट के बिना नहीं किया जाएगा। और इन केस ऐसा होता है कि वो कंसेंट देने की हालत में नहीं है या फिर वो कंसेंट नहीं दे सकती है, तो उसके बिहाफ पर कोई पर्सन होगा जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, जैसे कोई गार्जियन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, जो कि कंसेंट देगा। बिना कंसेंट के मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं हो सकता है। सबसेक्शन 1 इसका ये कहता है। फिर कहता है कि जब से इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके 24 घंटे के अंदर ये एग्ज़ामिनेशन होगा। सबसेक्शन 2 बताता है कि विमेन का एग्ज़ामिनेशन जब होगा तो उस रिपोर्ट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे। विमेन का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी एज होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या लिया गया है, स्वेट लिया गया है, हेयर लिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। अगर कोई मार्क ऑफ इंजरी है उसकी बॉडी पर, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसकी मेंटल कंडीशन का डिस्क्रिप्शन होगा और कोई भी अदर पर्टिकुलर्स जो भी ज़रूरी है वो होगा। रिपोर्ट में प्रिसाइसली मेंशन होगा कि कंक्लूजन क्या है, मतलब कि रेप हुआ है और क्या क्या इंजरी हुई है, कितना ज़्यादा हीनियस ऑफेंस रहा, कितना ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज्ड है, इसके बारे में होगा। उसका कंक्लूजन होगा कि कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है और कंक्लूजन के पीछे का रीज़न क्या है, कि मतलब अगर अटेम्प्ट हुआ है तो ऐसे कौन से एविडेंसेस है जिसकी वजह से लग रहा है कि अटेम्प्ट हुआ है, ये कमिट हुआ है ऑफेंस, तो उसके पीछे का रीज़न है कि क्यों लग रहा है कि कमिट हुआ है, तो रीज़न होगा। सबसेक्शन 4 बताता है कि द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कि उसका कंसेंट लिया गया है। रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन से पहले उसका कंसेंट लिया गया है या फिर उसके बिहाफ पे किसी का कंसेंट लिया गया है, ये रिपोर्ट में मेंशन होगा। सबसेक्शन 5 कहता है जिस समय एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ और जिस समय एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हुआ वो समय भी रिपोर्ट पे मेंशन किया जाएगा। और सबसेक्शन 6 कहता है कि जब मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा तो इस बात की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को की जाएगी 7 दिन के अंदर। ये जो प्रोविज़न है 7 दिन के अंदर रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी, ये पहले नहीं था। टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी सीआरपीसी में, ये बीएनएसएस में मेंशन करी गई है। प्री का क्वेश्चन बन सकता है कितने दिन में एग्ज़ामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना ज़रूरी है, तो 7 दिन में देना ज़रूरी है। और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आगे मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ वो एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। बिना कंसेंट के अगर एग्ज़ामिनेशन होता है तो वो लॉफुल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 185 सर्च की बात करता है। सेक्शन नंबर 186 भी सर्च की ही बात करता है, जो पुलिस ऑफिसर करेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये सेक्शन बहुत इजी है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप लोग खुद से पढ़िएगा। और अब हम लोग सेक्शन नंबर 187 पढ़ेंगे। 187 सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिमांड की बात करता है। इससे जुडिशरी में क्वेश्चन आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, एपीओ में भी आता है। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिमांड का टॉपिक है ये। इसमें सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी कोई पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और
पुलिस ऑफिसर जो है, जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसको अक्यूज़्ड की ज़रूरत है क्योंकि वो उससे पूछताछ कर सके। उसको वो अपनी कस्टडी में रखना चाहता है जिसको उसने अरेस्ट किया है। तो वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, देखो 24 घंटे से ज़्यादा तो रख नहीं सकता है। तो होगा क्या, 24 घंटे से ज़्यादा अगर वो रखेगा तो सेक्शन नंबर 58 मना करता है, आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि आपको स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ेगा अगर आप बिना मजिस्ट्रेट की जानकारी के डिटेन कर रहे हैं, तो वो वायलेशन हो जाएगा उसके फंडामेंटल राइट का। तो यहाँ पर जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पर्सन को अरेस्ट करता है और वो उसको अपनी कस्टडी में रखना चाहता है, तो वो केस डायरी जो डायरी है जिसमें उसने सारी एंट्रीज़ लिखी हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो और अक्यूज़्ड दोनों को फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट के पास, और मैजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर देंगे जिससे कस्टडी लॉफुल होगी। अगर 24 घंटे से ज़्यादा बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगर पुलिस अपने पास कस्टडी में रखती है अक्यूज़ को, तो वो वायलेशन होगा उसके राइट का और वो लॉफुल डिटेंशन नहीं होगा। यहाँ पे बात करी गई है पुलिस ऑफिसर अक्यूज़्ड को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और जब से उसने अरेस्ट करा है तब से जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाता 24 घंटे से ज़्यादा वो नहीं रख सकता। इस टाइम पीरियड में जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड करा जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा और फिर 24 घंटे गिना जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू whom an accused is forwarded under this section may, irrespective of whether he has a jurisdiction or not to try the case, after taking into the consideration the status of the accused person as to whether he is not released on bail or his bail has been cancelled, authorized from time to time the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit। तो वहाँ जहाँ पे अक्यूज़्ड को डिटेन करा गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा और उसको बेल पे रिलीज़ नहीं किया गया है या फिर बेल कैंसिल कर दी गई है, यहाँ पे सबसेक्शन 2 में अक्यूज़्ड को उस मजिस्ट्रेट के पास लाया गया है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो भी सकती है केस को ट्रायल करने की नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अक्यूज़्ड को जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए। इसलिए ये प्रोविज़न है, क्योंकि अगर फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि ज्यूरिसडिक्शन वाला ही मैजिस्ट्रेट होना चाहिए तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, आप मैजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाएंगे। यहाँ लिखा है एज सच मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, तो जैसा मजिस्ट्रेट को सही लगता है वैसी कस्टडी में देगा। फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द 15 डेज in whole or in parts at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention of period of 60 days or the 90 days as the case may be। जो पुराना CRPC था उसमें था कि स्टार्टिंग का जो 15 डेज़ होता है सिर्फ उसमें ही आपका जुडिशल कस्टडी हो सकता है, उसी में आपका पुलिस कस्टडी हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो स्टार्टिंग के 40 डेज़ हैं या फिर जो 60 डेज़ हैं, 40 डेज़ उन केसेस में जिसमें कस्टडी 60 डेज़ की मैक्सिमम है और 60 डेज़ उस केस में जहाँ पर कस्टडी 90 डेज़ की मैक्सिमम है। तो स्टार्टिंग के 40 डेज़ और 60 डेज़ में 15 डेज़ की कस्टडी दी जा सकती है, जैसा मजिस्ट्रेट को सही लगता है, जैसा उसको फिट लगता है। इससे ये निकल कर आता है कि स्टार्टिंग के 40 और 60 डेज़ में 15 दिन की वो पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, चाहे तो इन होल एक साथ 15 दिन की कस्टडी दे सकते हैं, चाहे तो वो इन पार्ट्स में दे सकते हैं, जैसे कि 40 दिन के स्टार्टिंग के 40 दिन में 5 दिन की पुलिस कस्टडी, फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी, फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी ऐसे, या फिर 15 दिन की एक साथ पुलिस कस्टडी 40 दिन में स्टार्टिंग के 40 दिन के अंदर। यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है और ये 40 डेज़ और 60 डेज़ वाला पॉइंट नया है। उसके बाद है as case may be as provided in the subsection 3 and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for the trial and consider the further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the judicial magistrate having such jurisdiction। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है नहीं ट्राई करने की और उनको लगता है कि जो फर्दर डिटेंशन है वो अननेसेसरी है,
क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन है नहीं तो वो रिलीज़ तो कर नहीं सकते हैं, वो ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे उसको जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। सबसेक्शन 3 में एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिससे प्री का क्वेश्चन तो बनेगा आपका, हर बार बनता था, इस बार चेंज होकर बनेगा। द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days if he is satisfied that adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this subsection for a total period exceeding 90 days और 60 days। इसमें बोला गया है कि पर्सन को कस्टडी पे दिया जा सकता है अगर एडिक्वेट ग्राउंड है तो जो CRPC था उसमें पर्सन इन कस्टडी की जगह पर लिखा था अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी। इससे ये होता था कि पुलिस कस्टडी को छोड़कर आप किसी भी कस्टडी में दे सकते हैं, मतलब जुडिशियल कस्टडी में दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कस्टडी लिखा है जिसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अब मैजिस्ट्रेट चाहें तो वो पुलिस कस्टडी में भी दे सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भी दे सकते हैं, इसमें दोनों ही पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। तो 90 डेज़ के लिए कस्टडी में दे सकते हैं वहाँ जहाँ पर ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 years है, या फिर जहाँ पे 60 days है एनी अदर ऑफेंसेस, जो इसके अलावा और ऑफेंसेस है उसमें 60 days है, तो कस्टडी दी जा सकती है। अब कस्टडी 90 डेज़ की हो सकती है, 60 डेज़ की हो सकती है, पुलिस कस्टडी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। तो पहले जब प्री का क्वेश्चन आता था तो हम लोग मार्क करते थे कि 15 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी हो सकती है, 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी हो सकती है, बट अब 90 डेज़ और 60 डेज़ की भी पुलिस कस्टडी हो सकती है। जब 90 डेज़ और 60 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट आता है कि अक्यूज़्ड को रिलीज़ कर दिया जाता है अगर वो एप्लीकेशन देता है तो। On the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish the bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provision of chapter 35। गाइज इस बेयर एक्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि जो प्रिंटेड बेयर एक्ट है उसमें 35 है अंडर चैप्टर 35। तो जो भी पर्सन यहाँ पर अपनी कस्टडी का टाइम पूरा करके रिलीज़ होता है वो एप्लीकेशन देता है तो उसको ऐसे रिलीज़ माना जाएगा जैसे वो चैप्टर 35 में रिलीज़ होता है जहाँ पे प्रोविज़न रिलेटिंग टू द बेल एंड बॉन्ड दिया हुआ है। सबसेक्शन 4 कहता है नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो जब भी मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में देंगे अक्यूज्ड का इन पर्सन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जितनी बार वो पुलिस कस्टडी में देंगे उतनी बार उसका इन पर्सन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, पर जुडिशियल कस्टडी में ऐसा नहीं है। जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज्ड इन पर्सन भी प्रेजेंट हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के द्वारा भी प्रेजेंट किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास पावर नहीं है कस्टडी में देने की, पुलिस की कस्टडी में देने की, जब तक उसे हाई कोर्ट के द्वारा इसके बिहाफ पर ऑथराइज ना किया जाए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकते हैं तब तक। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट इज़ देयर बाय डिक्लेयर्ड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 3 द अक्यूज्ड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश द बेल। तो जब तक अक्यूज्ड बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा, जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देता, जब तक वो बेल फर्निश नहीं करता उसको नहीं किया जाएगा रिलीज़। अपने आप रिलीज़ नहीं हो जाएगा टाइम ख़त्म होने के बाद, उसे बेल फर्निश करनी पड़ेगी। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एन अक्यूज्ड पर्सन was produced before the magistrate as required under subsection 4, the production of the accused person may be proved by his signature on the
ऑर्डर ऑथराइजिंग द डिटेंशन और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो जब क्वेश्चन उठेगा क्या पर्सन जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे प्रेजेंट किया गया था मैजिस्ट्रेट के आगे, क्योंकि जब पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं तो पर्सन का इन पर्सन प्रेजेंट होना मैजिस्ट्रेट के आगे, खुद प्रेजेंट होना मैजिस्ट्रेट के आगे बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑर्डर होगा जो डिटेंशन ग्रांट कर रहा होगा ऑर्डर, उस पर अक्यूज्ड का साइन होगा और वो इस बात का प्रूफ होगा। प्रोविज़ो कहता है जो विमेन जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे या तो रिमांड होम में रखा जाएगा या तो रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा। फिर प्रोविज़ो कहता है नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज देन इन द पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर द जुडिशियल कस्टडी और प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिजन। जब पुलिस स्टेशन में कब रखा जाता है, जब पुलिस कस्टडी ग्रांट होती है तो पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, और जब जुडिशियल कस्टडी ग्रांट होती है तो प्रिजन में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी में पुलिस का कंट्रोल होता है अक्यूज्ड पर, जुडिशियल कस्टडी में जज का कंट्रोल होता है, मैजिस्ट्रेट का कंट्रोल होता है अक्यूज्ड पर। सबसेक्शन 6 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन 1 टू द सबसेक्शन 5 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर। वहाँ जहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं मौजूद हैं तो जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे उनके पास ले जाया जाएगा। जिनके पास मैजिस्ट्रेट की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर है ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। वहाँ पर 15 दिन का कस्टडी ग्रांट किया जा रहा था ऐसे मैजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके पास पावर थी या नहीं थी, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। 15 दिन का दिया जा रहा था सबसेक्शन 2 के अंदर, 3 के अंदर नहीं 2 के अंदर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टोटल एग्रीगेट 7 दिन का कस्टडी में दे सकते हैं, उसके बाद उनको फॉरवर्ड करना होगा ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास पावर है फर्दर कस्टडी ग्रांट करने की। तो एक प्री का क्वेश्चन बनता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए कस्टडी में दे सकते हैं, तो 7 दिन के लिए दे सकते हैं। कौन से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे जिनके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर है जिनके पास। यहाँ पे भी लिखा है एज ही मे थिंग्स फिट, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी जो कस्टडी उनको एप्रोप्रिएट लगती है, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो, वो ग्रांट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एज एफोसेड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ भेज देंगे, कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी के साथ अक्यूज्ड को भी भेज देंगे, और आगे की कस्टडी जो मैजिस्ट्रेट हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो ग्रांट करेंगे। और जो कस्टडी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई है उसको भी ऐड किया जाएगा, उसको भी कंप्यूट किया जाएगा। जब हम टोटल कस्टडी की बात करेंगे तो वो डेज़ भी काउंट किए जाएंगे। सबसेक्शन 7 कहता है मैजिस्ट्रेट जब पुलिस कस्टडी देंगे तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसे ही नहीं दे सकते। अगर वो 90 डेज़ 60 डेज़ की भी पुलिस कस्टडी दे रहे हैं, कितने भी दिन की पुलिस कस्टडी दे रहे हैं, तो उन्हें रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो पुलिस कस्टडी में क्यों दे रहे हैं। सबसेक्शन 7 ये कहता है। सबसेक्शन 8 कहता है कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि CJM नहीं है और वो ऑर्डर दे रहे हैं तो उस ऑर्डर की कॉपी को उस ऑर्डर के रीज़न के साथ CJM को फॉरवर्ड किया जाएगा। Subsection 8 any magistrate other than the CJM making such order shall forward a copy of his order with his reason for making it to the CJM। तो CJM के अलावा अगर कोई और मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर और उसके पीछे का रीज़न CJM को दिया जाएगा। सबसेक्शन 9 कहता है इन एनी केस ट्रायलेबल बाय द मैजिस्ट्रेट एज अ सम्मन केस, कोई भी केस है जिसका ट्रायल चल रहा है एज अ सम्मन केस और जब से अक्यूज़्ड को अरेस्ट करा गया है तब से 6 महीने हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे कि भाई जब से अरेस्ट करा है 6 महीने हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं पूरी हो रही है। सम्मन केस में ऐसा होगा तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे अनलेस जो ऑफिसर है वो स्पेशल रीज़न दे मजिस्ट्रेट को कि आगे का
इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। सोशल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ज़रूरी है, जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि 6 महीने से ज़्यादा का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोक देंगे। सबसेक्शन 10 कहता है when any order stopping the further investigation into an offence has been made under the subsection 9, the session judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 9 and direct the further investigation। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पर ऊपर मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, तो अगर सेशन जज सेटिस्फाई होते हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो वो ऑर्डर दे देंगे और वो ऑर्डर जो इन्वेस्टिगेशन मना कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू द बेल और अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाई। और वो कस्टडी में है तो उसको बेल भी ग्रांट कर सकते हैं, जैसा डायरेक्शन देंगे वो सेशन जज वैसा होगा। सेक्शन 188 बात करता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। तो व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज़ मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर he shall report the result of such investigation to the officer in charge of a police station। तो जब भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, क्योंकि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अगर सबऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट है कि हाँ ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस नहीं हुआ है, जो भी रिज़ल्ट निकला है इन्वेस्टिगेशन का, उसकी जानकारी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। सेक्शन 189 बताता है द रिलीज़ ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन में पूरे एविडेंस ही नहीं थे कि जैसे हम माने कि हाँ अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, एविडेंस की कमी है, एविडेंस पूरे नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन से लगे कि हाँ ऑफेंस हुआ है, तो क्या होगा। If upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient evidence or a reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of accused to the magistrate, क्योंकि कोई ग्राउंड सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो मैजिस्ट्रेट के पास अक्यूज्ड को भेजना ज़रूरी नहीं है। सच ऑफिसर शैल इफ़ सच पर्सन इज़ इन कस्टडी, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पर विद और विदाउट श्योरिटी। As such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take a cognizance। तो उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के, बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी एग्जीक्यूट करवा के उससे कहा जाएगा भाई कि जब बुलाया जाए मजिस्ट्रेट के आगे तब आ जाना, और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। ऊपर हमने अभी देखा कि मैजिस्ट्रेट ने कस्टडी ग्रांट करी थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एविडेंस पूरे हुए नहीं, तो अब उसको रिलीज़ कर देंगे बॉन्ड पर विद और विदाउट श्योरिटी और बोलेंगे कि जब बुलाया जाए मजिस्ट्रेट के आगे तब आ जाना। सेक्शन 190 कहता है द केसेस टू बी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज़ सफिशिएंट। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो एविडेंस कम होंगे, डेफिशिएंट होंगे, या तो सफिशिएंट होंगे कि हाँ ऑफेंस हुआ है। तो सेक्शन 190 उसी की बात करता है जहाँ पर एविडेंस सफिशिएंट है। क्या बोलता है, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपियर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और अ रीजनेबल ग्राउंड एज aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to the judicial magistrate empowered to take the cognizance of the offence upon a police report to try the case or commit him for the trial, or if the offence is bailable the accused is able to give the security shall take security from him for his appearance before a magistrate। अगर एविडेंस सफिशिएंट है, रीज़नेबल ग्राउंड बनता है, तो क्या होगा इस बारे में बताया जा रहा है। तो ऑफिसर क्या करेगा, अक्यूज़्ड को कस्टडी में भेज देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कि भाई हाँ ऑफेंस तो किया है, अब जाओ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसके आगे अपेयर हो, क्योंकि आगे का काम होगा।
बट अगर वो सिक्योरिटी दे देता है कि हाँ मैं आऊँगा जिस दिन मुझे बुलाया जाएगा, ये लो सिक्योरिटी, तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है और उसको अटेंड करना होगा उस दिन जिस दिन मैजिस्ट्रेट बुलाएंगे। मतलब कस्टडी, जुडिशल कस्टडी में भी भेजा जा सकता है और अगर वो सिक्योरिटी दे रहा है तो उसको रिलीज़ किया जाएगा। Provided that if the accused is not in custody, the police officer shall take security from such person for his appearance before a judicial magistrate, and judicial magistrate to whom such report is forwarded shall not refuse to accept the same on the ground that accused is not in custody। तो जब अक्यूज़्ड सिक्योरिटी दे रहा है कि हाँ मैं आ जाऊँगा और उसको तो रिलीज़ कर दिया गया, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी गई, तो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट लेने से रिफ्यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ इस ग्राउंड पर कि अक्यूज़्ड कस्टडी में नहीं है। इस ग्राउंड पर वो रिपोर्ट लेने से रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। सबसेक्शन 2 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई वेपन मिला है, कोई आर्टिकल मिला है जो कि प्रोड्यूस होना मजिस्ट्रेट के सामने ज़रूरी है, कोई ऐसा विटनेस है, कंप्लेनेंट है जो कि जानता है केस के बारे में, फैक्ट्स जानता है, सर्कमस्टांसेस जानता है। देखो वो वेपन जो है वो भी प्रोड्यूस किया जाएगा, वो आर्टिकल है वो भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो कंप्लेनेंट है, अगर ऐसा है कि कोई कंप्लेनेंट है केस का, तो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा कि जब जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाएगा तब आ जाना। Subsection 2, when officer in charge of a police station forward an accused person to the judicial magistrate or take a security for his appearance before a magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any, and so many of person who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may thinks necessary to execute a bond or to appear before a judicial magistrate as thereby directed, and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of charge against the accused। सबसेक्शन 3 कहता है अगर बॉन्ड जो अक्यूज़्ड के द्वारा, विटनेस के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया कि वो मैजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट हो जाएगा, तो अगर उस बॉन्ड में सीजीएम का कोर्ट मेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सीजीएम की कोर्ट में जाना है। इसका मतलब ये होगा जिस मैजिस्ट्रेट के पास अक्यूज़्ड गया है वो मैजिस्ट्रेट जिसकी कोर्ट को रेफ़र कर रहा है, अक्यूज़्ड को उसकी कोर्ट में जाना है, विटनेसेस को उसकी कोर्ट में जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जिसके पास विटनेसेस जा रहे हैं, अक्यूज़्ड जा रहे हैं, वेपन जा रहा है, आर्टिकल जा रहा है, वो मैजिस्ट्रेट है जो कि ट्रायल कर सकता है या फिर कॉग्निजेंस ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पे या फिर आगे कमिट कर सकता है केस को। तो ऐसा है अगर कि मैजिस्ट्रेट को आगे केस कमिट करना है तो वो किसी कोर्ट को रेफ़र करेगा। तो बॉन्ड का मतलब वो नहीं होगा जो सीजीएम की कोर्ट मेंशन है तो सीजीएम की कोर्ट में जाना है, नहीं, बॉन्ड में जिसका नाम है सीजीएम का नाम है, बट कोर्ट वो मानी जाएगी जिसमें मैजिस्ट्रेट ने जिस कोर्ट में रेफ़र किया गया है। सबसेक्शन 3 ये कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयरऑफ टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड एंड शैल देन सेंड टू द मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। तो जो कॉपी होगी बॉन्ड की उस पर्सन को दी जाएगी जिन्होंने एग्जीक्यूट करा है, बहुत सारे हैं तो उनमें से किसी एक को दे दी जाएगी, और जो उसकी ओरिजिनल होगी वो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ दे दी जाएगी। यहाँ पर हमारा सेक्शन 190 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे के सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।